हैदराबाद में वही सिचुएशन थी जो कश्मीर में थी, ठीक है, दैट देयर वाज, बट इन अ डिफरेंट वे, दैट देयर वाज a Muslim ruler ruling over a dominant Hindu population as compared to what was there in Kashmir, that there was a Hindu ruler ruling over a dominant Muslim population. और हैदराबाद की घटना अगर आप देखें, इट स्ट्रेचेस बियॉन्ड इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान से आगे बढ़ चुकी थी यह घटना। वो ऐसे हुआ दैट हैदराबाद हैज अ लेगेसी। अगर आपने मॉडर्न इंडिया अच्छे से किया है एंड यू रिमेंबर द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया, टेल मी द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट विच साइंड अ सब्सिडियरी अलायंस विद ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के साथ सबसे पहला कौन सा प्रिंसली स्टेट था जिसने सब्सिडियरी अलायंस साइन किया था? कैन यू नेम दैट स्टेट? अवध? Why you think अवध? अवध तो वॉर में था, अवध वाज एट वॉर, अवध वाज एनेक्स्ड फॉर मिस गवर्नेंस। सब्सिडियरी अलायंस, आई एम टॉकिंग अबाउट सब्सिडियरी अलायंस। जो सब्सिडियरी अलायंसेस होते थे, आप सब्सिडियरी अलायंस के लिए सबसे ज्यादा किसको जानते हैं? विच गवर्नर जनरल को आप सब्सिडियरी अलायंसेस के लिए जानते हैं? आप जानते हैं वेलेस्ली को, है ना? इवन बिफोर वेलेस्ली कैन कम एंड क्राफ्ट अ सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी फॉर एनी अदर प्रिंसली स्टेट, हैदराबाद साइंड द सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स इवन बिफोर द कमिंग ऑफ वेलेस्ली। तो इससे पहले कि वेलेस्ली आते हैं और एक प्रिंसली स्टेट्स के लिए एक सब्सिडियरी अलायंस का ढांचा बनाते हैं, उससे पहले हैदराबाद ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडियरी अलायंस करके बैठा हुआ था। एक और एग्जांपल आपको देता हूं, आपने लगभग सारे प्रिंसली स्टेट्स को ब्रिटिशर्स के साथ लड़ते हुए देखा होगा। यू हैव हर्ड अबाउट एंग्लो पंजाब वॉर्स, यू हैव हर्ड अबाउट एंग्लो मैसूर वॉर, यू हैव हर्ड अबाउट एंग्लो मराठा वॉर। मराठास के लगभग सारी डायनेस्टीज ब्रिटिशर्स के साथ लड़े और सब्सिडियरी अलायंस में गए। अवध लड़ा, बंगाल लड़ा, मुगल्स तो लड़े ही लड़े। लेकिन क्या आपने कभी भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एंग्लो हैदराबाद वॉर पढ़ा है? हैव यू हर्ड अबाउट इट, दैट नवाब्स ऑफ हैदराबाद at any point of time tried to fight with Britishers? It never happened. It didn't happen at all. Out of all the princely states in India, Britishers treated the princely state of Hyderabad with extreme caution and that too with undue gratification. इन्हें कुछ ज़्यादा ही तवज्जो मिलती थी। आप सब लोग को तोपों की सलामी पता है? डू यू नो द ट्रेडिशन ऑफ गिविंग तोपों की सलामी, मतलब कैनन गन्स की सलामी दी जाती है। आप लोगों ने सुना होगा कि 21 तोपों की सलामी दी जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर्टिकुलरली आज भी दी जाती है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ओथ लेते हैं या नई गवर्नमेंट आती है या कोई डिग्निटरी आते हैं बाहर से, तो 21 तोपों की सलामी एक्सेट्रा दी जाती है। ये सलामी का ट्रेडिशन जो था ये भी ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था और 21 तोपों की सलामी, 21 तोप की सलामी जो थी वो उन्होंने रिजर्व करके रखी थी वाइसरॉय के लिए। तो वाइसरॉय को 21 तोपों की सलामी मिलती थी और उसके बाद प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स को 21 मतलब तोपों की सलामी मिलती थी। 21 तोप नहीं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तोप की सलामी मिलती थी। उसमें उस हायरार्की में सबसे ऊपर आता था, सबसे फर्स्ट रैंक आता था हैदराबाद का। हैदराबाद के नवाब को 19 तोपों की सलामी मिलती थी। उसके बाद नीचे से शुरू होते थे, मतलब 18, 15, 14, 13, मतलब ग्वालियर के राजा हो गए, जम्मू कश्मीर के राजा हो गए, इन लोगों को कम तोपों की सलामी मिलती थी। बट अमंग ऑल द प्रिंसली स्टेट्स हैदराबाद वाज द मोस्ट फेवर्ड ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स की लगभग ये सबसे जिसको हम कह सकते हैं फेवरेट प्रिंसली स्टेट रही है और इन्होंने कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं दिया ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स ने इनके बहुत सारे एरियाज को एनेक्स भी कर लिया। बेरार, बिदार वाले एरियाज जो हैदराबाद के कॉटन रिच एरिया होते थे वो भी इन्होंने एनेक्स कर लिया था। एंड हैदराबाद हैपेंड टू बी जस्ट अ स्टूज फॉर ब्रिटिशर्स। सो ऐसे में ऐसे हैदराबाद का भविष्य क्या हो, इसके लिए ब्रिटिशर्स काफी चिंतित थे। यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट विंस्टन चर्चिल इन ब्रिटिश पार्लियामेंट ही स्टूड एंड ही सेड दैट द लास्ट मुस्लिम किंगडम should not be allowed to go into the hands of a Hindu Congress. Winston Churchill, because of his hatred towards Gandhi and the other Congress leaders, देश की आज़ादी के बाद, after the independence of India, he stood up in the British Parliament and said कि हैदराबाद के इंटीग्रेशन को रोकना बहुत ही जरूरी है, because ये दुनिया का लास्ट मुस्लिम एम्पायर है। वो ऐसा क्यों कह रहे थे? Because 1940s, 47 particularly, 48 particularly was the time period after the Second World War. और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही जो मुस्लिम एम्पायर था ऑटोमन्स का, उसे खत्म करने में ब्रिटिशर्स का ही हाथ था। यू हैव ऑल रिमेंबर्ड एंड यू ऑल नो अबाउट द ट्रीटी ऑफ सेवरस कि कैसे ऑटोमन सुल्तान को ब्रिटिशर्स जो है वो मिसट्रीट कर रहे थे एंड दे फोर्स अपॉन अ ट्रीटी ऑफ सेवरस। बाय दैट टाइम द खलीफा ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड वाज स्ट्रिप्ड ऑफ हिज पॉलिटिकल एंड रिलीजियस पावर्स। सो ऐसा लगता था लोगों को और हैदराबाद के निजाम को भी लगता था कि वो दुनिया के आखिरी मुस्लिम एम्पायर हैं और आखिरी मुस्लिम एम्पायर को बचाने का काम जो है वो भी होना चाहिए। दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट। नाउ सरदार वल्लभ भाई पटेल टर्म्ड इट दैट द प्रेजेंस ऑफ हैदराबाद एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट वाज लाइक अ कैंसर एट इंडियाज बेली। उन्होंने ये कहा कि अगर हैदराबाद इंडिपेंडेंट स्टेट बना और बना रहा तो ये इंडिया के पेट के आसपास के एरिया का कैंसर बन जाएगा। वी कैन नॉट लेट इट रिमेन इंडिपेंडेंट, सच अ बिग एरिया, सच अ वास्ट एरिया। आज जो हैदराबाद की प्रिंसिपैलिटी है दैट हैड द एरियाज ऑफ सदर्न महाराष्ट्र, ह्यूज पार्ट ऑफ कर्नाटका, ह्यूज पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे तेलंगाना आल्सो, राइट? बिकॉज़ तेलंगाना इज व्हाट हैदराबाद यूज्ड टू बी, नॉट आंध्रा, बिकॉज़ आंध्रा का जो अब का एरिया है वो रायलसीमा का एरिया, कोस्टल एरिया है। बट सम पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न आंध्रा, अ ह्यूज पार्ट ऑफ तेलंगाना, सम पार्ट्स ऑफ सदर्न महाराष्ट्र एंड सम पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न कर्नाटक, दैट हैपेंड टू बी द पार्ट ऑफ द हैदराबाद प्रिंसिपैलिटी। तो हैदराबाद की रियासत काफी बड़ी थी एंड बिकॉज ऑफ दिस निजाम उस्मान अली खान असफ जाह, he was a person who was of extreme gimmicks. Although हैदराबाद की रियासत जो थी वो दुनिया की सबसे अमीर रियासतों में से एक थी, बट निजाम उस्मान अली खान जो थे वो सबसे कंजूस प्रिंसेस में से एक होंगे शायद। ये बताया जाता था that he never used to live in his official residence, वो अपनी हवेली में नहीं रहते थे जो हैदराबाद की फलकनुमा पैलेस है। आजकल फलकनुमा पैलेस ताजमहल रिसोर्ट बना हुआ है, बट वो अपने पैलेस में नहीं रहते थे। he used to stay in small quarters, he never used to wear good clothes, हमेशा टॉर्न फटे हुए कमीज और चीजें पहनते थे। so much so that he was infamous for not entertaining his guests. वो गेस्ट्स को मिलते भी नहीं थे और अगर मिलते भी थे तो बरामदे में या कोर्टयार्ड में मिलते थे ताकि उनको बैठ के किसी को चाय न पिलाना पड़े। तो ऐसे निजाम और ऐसे नवाब जो लास्ट के नवाब रहे हैदराबाद के, ही वाज प्रेजेंटेड विद दिस यूनिक सिचुएशन एज इट हैपेंस दैट ही वाज मेड टू बिलीव बाय मोहम्मद अली जिन्ना कि
हैदराबाद जो है वो पाकिस्तान से विलय कर सकता है, पाकिस्तान से इंटीग्रेट हो सकता है। नाउ देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम इन इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद विद पाकिस्तान, बिकॉज़ आप सब लोगों ने जूनागढ़ की हालत देखी। हैदराबाद ठीक डेक्कन के बीच में है और पाकिस्तान से किसी भी तरीके का कोई भी बाउंड्री शेयर करता नहीं था। ना ही वो मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता था और ना ही वो लैंड बाउंड्री शेयर करता था। तो बचा क्या, राइट? दिस वाज द क्वेश्चन दैट निजाम हैड टू हिमसेल्फ एंड टू मोहम्मद अली जिन्ना आल्सो। देयर वाज अ लॉट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन जिन्ना एंड निजाम, जिसमें ये बात बताई जा रही थी कि फिर भी आप जो है इंडिपेंडेंट स्ट्रैटेजी रख सकते हैं। अगर आप इंडिया से विलय नहीं करते हैं या इंडिया से इंटीग्रेट नहीं करते हैं, यू कैन हैव योर इंडिपेंडेंट आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, एक्सेट्रा, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, and you will be getting a lot of help from Britishers. This is what Nizam was told by Muhammad Ali Jinnah, and this is what Nizam was also starting to believe. Now, जब इंडिया आज़ाद हुआ 15 अगस्त के बाद भी हैदराबाद ने डिसाइड नहीं किया whether it wants to go with India or not. So it signed the same agreement that the Raja of Jammu and Kashmir signed. जम्मू एंड कश्मीर के राजा हरि सिंह ने जो साइन किया था एग्रीमेंट, इफ यू रिमेंबर, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, कि पहले जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देंगे, तो हम स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं इंडिया के साथ, विल साइन स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद पाकिस्तान एंड विल लेट इट बी एज इट इज। प्रिंसली स्टेट्स का इंडिया के साथ एक जुड़ाव रहता था और वो जुड़ाव होता था ट्रांसपोर्टेशन का। Although Britishers and British rules didn't used to apply in princely states, but इंडिया की जो रेलवे लाइंस होती थी वो क्रॉस करती थी प्रिंसली स्टेट्स को, और प्रिंसली स्टेट्स को भी उससे बहुत फायदा होता था बिकॉज इनके भी गुड्स आते जाते थे ब्रिटिश इंडिया की तरफ से। अब हैदराबाद का अगर आप पोजीशन देखें, हैदराबाद से साउथ में जाना, यानी कि साउथ में भी प्रिंसिपैलिटीज थे, जैसे ट्रैवनकोर था, तो हैदराबाद से ट्रैवनकोर जाने के लिए या मद्रास प्रिंसिपैलिटी जाने के लिए या मद्रास प्रिंसिपैलिटी से नॉर्दर्न इंडिया जाने के लिए आप विदाउट हैदराबाद को क्रिस क्रॉस किए नहीं जा सकते। हैदराबाद हैव टू बी अ बिग प्लेस आउट देयर। प्लस हैदराबाद को भी लार्जर ब्रिटिश इंडिया की या लार्जर पार्ट्स ऑफ इंडिया की जरूरत पड़ती थी, बिकॉज हैदराबाद के पास अगर अपने कॉटन के गुड्स हैं, मान लीजिए कि हैदराबाद कॉटन के गुड्स बनाता है या एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो इसके पास पोर्ट्स नहीं थे, लैंडलॉक रीजन था, पोर्ट्स के लिए बॉम्बे जाना पड़ेगा, मैंगलोर जाना पड़ेगा, राइट, कोचीन जाना पड़ेगा। अब इन सब जगह जाना है तो ऑब्वियसली यू हैव टू बी विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन टैंडम। सो हैदराबाद को भी बाकी इंडिया की जरूरत थी, इंडिया को भी बाकी हैदराबाद की जरूरत थी। इन दैट वे निजाम डिसाइडेड टू बार्गेन फॉर हिज राइट्स। निजाम चाहते थे कि वो अपने राइट्स के लिए बार्गेन करें। निजाम को लगभग ये पता था दैट इट्स नॉट मच दैट ही कैन डू, बट ही वाज मेड श्योर दैट उनके भी काफी राइट्स हैं, एंड ही वाज गिवन अ लॉट ऑफ एश्योरेंसेस बाय द ब्रिटिश, particularly by the British Labour Party people in Britain, कि आपकी आवाज जो है पार्लियामेंट में उठाई जाएगी, जो कि उठाई गई। ठीक है, उन्होंने एक व्यक्ति को चुना, सर वॉल्टर मॉन्कटन। ही वाज अ लॉयर एंड अ वेल प्लेस्ड लॉयर एट दैट एंड। ब्रिटेन की काफ़ी बड़ी सर्कल्स में उनका उठना बैठना था, और काफ़ी बड़े लॉयर और एक्टिविस्ट और इन्फ्लुएंसर के रूप में सर वॉल्टर मॉन्कटन जो है वो ब्रिटेन में निजाम की तरफ से आर्ग्यूमेंट करते हुए देखे गए थे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम निजाम वाज पेइंग हिम 9 लाख रुपीस पर मंथ फॉर एज हिज फीस टू नेगोशिएट फॉर हैदराबाद। इसी बीच में हैदराबाद में एक प्राइवेट आर्मी जैसा एक ग्रुप खड़ा हो रहा था, which was largely a form of a militia led by some fundamentalists. So Muslim fundamentalists अपने militia को खड़ा कर रहे थे, जिसका नाम है रज़ाकर ग्रुप। रज़ाकर also happened to be a person who was very communal in his mindset, who was once upon a time a supporter of Muslim League, but he founded his own All India MIM League. And to counter that, there was what you call as Hyderabad State Congress, और इन्होंने अपना powerful movement launch कर दिया, the movement for democratization of Hyderabad. So Congress was also working on the scene, but within Hyderabad, Congress was not directly, but through its Hyderabad State Congress, it was working. And on the other side, from the side of Nizam, there were the groups of Razakars, okay, which was having arms, which was having the powers of state, which was having the backing of state. Okay, so all this thing was poised to happen. Now in this particular thing, जूनागढ़ का इंटीग्रेशन हो गया, कश्मीर का इशू देखने को मिला लोगों को, कश्मीर वाज देयर इन यूनाइटेड नेशंस एंड इंडियन गवर्नमेंट हैड ऑलरेडी एक्टेड ऑन ग्राउंड। और एक प्रकार से इंडियन गवर्नमेंट को ये मौका भी मिला था सीखने का कि यूनाइटेड नेशंस के पास जाने से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। सो वी हैड सबमिटेड द प्रपोजल टू गो टू यूनाइटेड नेशंस फॉर कश्मीर एट द एंड ऑफ 1947। तो 1947 के एंड में हमने प्रपोजल सेंड अप किया। तब तक हैदराबाद के बारे में बात विचार चल ही रहा था। नाउ फ्रॉम 1948 के स्टार्ट से, जनवरी फरवरी मार्च 1948 के स्टार्ट से रज़ाकर ग्रुप्स और लोकल हैदराबादी लोगों के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा हो गई, सिंस मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वाज डोमिनेटेड बाय हिंदूज, पर्टिकुलरली 80-85% पॉपुलेशन वाज डोमिनेटेड बाय हिंदूज। बट हैदराबाद में सिचुएशन ये होती थी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 90% वर फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। तो जो कम्युनिटी वहाँ पे माइनॉरिटी थी वो वहाँ पे पर्टिकुलरली स्टेट एम्प्लॉयमेंट में मेजॉरिटी में थी, आर्मी में मेजॉरिटी में थी। नॉट जस्ट दैट, एज आई टोल्ड यू, द मूवमेंट वाज नाउ गेटिंग कम्युनलाइज्ड बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ रज़ाकर ग्रुप्स। तो रज़ाकर ग्रुप्स की वजह से भी पार्टिसिपेशन जो था वो कम्युनल हो चला था। देयर वर कमिंग अप न्यूज़ ऑफ रायट्स, देयर वर कमिंग अप न्यूज़ ऑफ क्राइम अगेंस्ट फार्मर्स, पेजेंट्स, देयर एरियाज वर बीइंग लूटेड, पीपल वर लूटेड लेफ्ट एंड राइट इन द रूरल पार्ट्स ऑफ हैदराबाद। और हैदराबाद रियासत में जो बिलीव नहीं करते थे उन्हें क्वेश्चन किया जाता था, सो मच सो दैट इट क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ रूलर वर्सेस द रूल्ड। तो जो लोग वहाँ की प्रजा थे उनके और रूलर्स के बीच की एक प्रकार से काफी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन पैदा हो गई, एंड रज़ाकर्स हैपेंड टू बी द रीजन फॉर दैट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड कि अब इस बार किसी थर्ड पार्टी को इंटरवीन नहीं करना है, एंड द क्रेडिट गोज टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल माउंटेड व्हाट यू कॉल एज a military operation or an operation, it was largely a police operation, जिसको पुलिस ऑपरेशन का नाम दिया गया था, but it was mostly military which was moving in. Indian Army was given the direction to launch Operation Polo, and by 13th of September it started, by 17th or 18th it was ending. Operation Polo was entering of Hyderabad from all the directions, and जिस बीच में रज़ाकर्स की तरफ से ये धमकी भी मिल रही थी कि अगर इंडियन गवर्नमेंट जो है अपनी किसी भी सोल्जर को हैदराबाद के बॉर्डर्स पे लाएगी, then there will be a lot of mass murders and killings in the streets of Hyderabad. So that didn't happen, of course, but there was a large scale arson, and there was a large scale crime related to women, to children, to old people, particularly farmers. Suhail, you are saying, sir, there is audio issues. Audio issues ज़्यादा है again? ठीक है ना? Fine. Okay. So okay. I think कौन बोल रहे हैं?
सुहेल try and refresh your video. ठीक है, एक बार refresh कर लीजिए, शायद ठीक हो जाएगा. ठीक है. Yes. Now after Operation Polo, it was Razacar who was captured and later on he was neutralized. But this question remains that हैदराबाद के निज़ाम को कुछ नहीं किया गया. हैदराबाद के निज़ाम, as it was told, that was not in confidence with Razacar. बाद में ये बताया जा रहा था कि हैदराबाद के निज़ाम रज़ाकर के साथ कॉन्फिडेंस में नहीं थे और उन्हें एक वर्चुअल बंदी बना के रखा गया था. मतलब हैदराबाद में अगर कोई शासन चल रही थी तो वो बिना पूछे निज़ाम के बिना पूछे ये मिलिट्री डायनामिक्स चल रही थी. हालांकि इस बात का किसी ने ज़्यादा भरोसा नहीं किया. बट अंडरस्टैंड दैट इंडियन गवर्नमेंट डिडंट एनेक्स हैदराबाद. इंडियन गवर्नमेंट ने हैदराबाद को एनेक्स नहीं किया. निज़ाम वाज मेड टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. ओके, ऑपरेशन पोलो से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ऑपरेशन पोलो से जो है हमने हैदराबाद को कैप्चर कर लिया. Hyderabad was not captured. Hyderabad did not go through plebiscite like Junagadh went. The Nizam was virtually signing the treaty or the instrument of accession. So Nizam was made to sign the instrument of accession, giving all the powers to the government of India and transferring the sovereignty also to the government of India, and what you call as surrendering. बदले में निज़ाम को काफ़ी रियायतें दी गई. निज़ाम was made like a governor to the Hyderabad state, which was called as राज प्रमुख. अगर आप अपने पॉलिटी के पीएम बख्शी पढ़ेंगे, पीएम बख्शी के नोट्स पढ़ेंगे तो उसमें गवर्नर्स के जो पहले वर्ड यूज़ किए जाते थे वो थे राज प्रमुख. तो निज़ाम को राज प्रमुख भी बनाया गया, प्राइवेट पर्स का पार्ट भी बनाया गया. इनफैक्ट आज भी निज़ाम के बहुत सारे डिसेंडेंट्स को पेंशन मिलती है फ्रॉम द निज़ाम फंड. बहुत सारे डिसेंडेंट्स हैं, सबको किसी को 400-500 रुपए ऐसे कुछ ना कुछ पेंशन मिलते रहते हैं हर साल, हर महीने, सो दैट दे कैन लिव बाय. एंड that is the simple reason that how Hyderabad got integrated. So integration happened, annexation didn't happen. Clear everybody? The story of Hyderabad. But sir, कहीं बार बोला जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने फोर्सफुली एनेक्स किया था हैदराबाद को. यही चीज़ जो मैं कह रहा था, दैट many people think that Operation Polo is the operation for annexing Hyderabad. It is not an operation for annexing Hyderabad. It's an operation for neutralizing Razakars. Razakars के बर्बरता को, इनकी आर्सन लूट मारी को बंद करने के लिए या खत्म करने के लिए ऑपरेशन पोलो किया गया. And after Operation Polo succeeded and Razakars were neutralized, then Nizam surrendered the state sovereignty to, of course, government of India. So then he signed instrument of accession. Instrument of accession signed हुआ है. And in his testimony to the fact finding commission, जो fact finding commission बाद में आई कि कितने लोगों की वहाँ पर हत्या हुई या कितने लोगों की वहाँ पर जाने गई in the name of asking for a democratized Hyderabad state, Nizam made very surprising and very shocking statements. He said that he was virtually locked up by Razakars. He said that he was virtually not allowed to take any decision by Razakars. हालांकि ये किसी को ज़्यादा भरोसा नहीं है. Razakars was also being used by Nizam to apply pressures and tactics. उन्हें ये लग रहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना कैन स्टर अप सम क्लेम. वो चाहते थे कि इस इशू को इंटरनेशनलाइज किया जाए. इनफैक्ट वॉल्टर मॉन्कटन को लाने का मतलब भी यही था कि जहाँ तक हो सके इस इशू को यूनाइटेड नेशंस में पहुंचाया जाए. लेकिन इंडिया जो ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर के एग्जाम्पल से सीखा और एक तरीके से हमने बहुत ही बिटर लेसन लिया हुआ था, वी डिड नॉट लीव एनी चांस दैट द इशू कुड बी इंटरनेशनलाइज्ड. और उसके बाद आप समझ सकते हैं दैट हैदराबाद बिकेम लीगली एंड लॉफुली अ पार्ट ऑफ इंडिया. ओके, क्लियर? Yes, please. Clear? सर, रज़ाकर एक्चुअली कौन थे? देखिए, रज़ाकर वाज बेसिकली, आपने ये मैं फोटो दिखा देता हूँ, यहाँ पे है नहीं. He was a Muslim fundamentalist, used to at once upon a time work for Muslim League, but फिर बाद में AIMIM उन्होंने शुरू कर दिया, and he became a person who started having what you call as extraterritorial jurisdictions. He was not a part of the official कहाँ पे यार आने में? He was not a part of the official army of Hyderabad or anything, but I'm not getting a search on it. Sorry about that, guys. ओके, आप भी गूगल कर सकते हो, लेकिन मुझे पता नहीं कि आपके पास वो सही पिक्चर आएगी कि नहीं आएगी. अ वेरी फ्रेल मैन, अ टॉल पर्सन, बट अ पर्सन हु believed that two nation theory applies. ठीक है, so he was first a politician and not a military guy as such, but a fundamentalist politician. And as there was some kind of democratic system in Hyderabad, some kind of democratic system जहाँ पर इलेक्शंस वगैरह होते थे, प्राइम मिनिस्टर सेटअप होते थे, दीवान सेटअप होते थे, तो उसी में AIMIM के मुखिया रज़ाकर्स के रूप में ठीक है चले जाते थे. वॉइस सर्च नहीं चलता है अभिषेक, हमारे वॉइस आपके लिए है ना डेडिकेटेड, यहाँ के वॉइस बंद. ओके, कोई बात नहीं, कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताने की. इंटीग्रेशन ऑफ गोवा एंड पौंडीचेरी, दोनों के मूवमेंट थोड़े से अलग हैं. ठीक है, just in a simple way I would like to tell you that understand that Goa was under Portuguese and Pondicherry was under Pondicherry किसके अंदर था? French. This makes a hell of a difference. ये सबसे ज़्यादा डिफरेंस पैदा करता है. ठीक है, remember that Portuguese have already and have always had, Portugal have always had a very cold relationship with India. ठीक है, आप ज़्यादा मैत्री संबंध नहीं देखेंगे इंडिया और पोर्चुगल या इंडिया और स्पेन के बीच में. जितनी ज़्यादा घनिष्ठ संबंध जो है इंडिया फ्रांस के बीच में है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, इज बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीजन दैट
अगर ब्रिटिशर्स नहीं होते तो पोर्चुगीज तो होते ही होते। पोर्चुगीज वर अ ग्रुप ऑफ वेरी प्रोसेल्टाइजिंग ग्रुप, अ वेरी हार्श कॉलोनियल एम्पायर। आप सबने मॉडर्न इंडिया किया हुआ है। डिड पोर्चुगीज फाइट एनी बैटल विद अस? पोर्चुगीज देखिए हमेशा मानते थे, दिस इज अ बैकग्राउंड टू इट एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड टू इट, इज बिकॉज द फैक्ट दैट फ्रेंच फॉट अ बैटल विद ब्रिटिशर्स। ठीक है, फ्रेंच ने ब्रिटिशर्स के साथ बैटल फाइट की थी। आप सबको उस बैटल का नाम पता है, इट्स कॉल्ड एज कार्नेटिक वॉर्स, राइट? कार्नेटिक वॉर्स वाज अ सीरीज ऑफ 3 वॉर्स जिसके एंड में एक ट्रीटी ऑफ पेरिस हो रही थी 1763 में, जिसमें तय किया जा रहा था कि पोर्चुगीज जो है, सॉरी फ्रेंच जो है वो ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट की तरह रहेंगे। सो यू नो फ्रेंच हैड दिस थिंग इन देयर माइंड दैट जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के जाएंगे, इट इज बट नेचुरल कि हमें भी छोड़ के जाना चाहिए, बिकॉज हम ब्रिटिशर्स के प्रोटेक्टरेट हैं, सो वी आर फाइन विद दैट। एंड इट सो हैपेंड दैट दे ऑनर्ड दिस ट्रीटमेंट एंड दिस ट्रीटी ऑफ 1763 ट्रीटी ऑफ पेरिस। बट पोर्चुगीज का जब तक सवाल है, पोर्चुगीज वन गोवा फ्रॉम बीजापुर स्टेट। जो हमारे मिडिवल इंडिया में आप बीजापुर पढ़ते हो, यू स्टडी द किंगडम्स ऑफ बीजापुर, गोलकोंडा, ठीक है, खानदेश, अहमदनगर, यू स्टडी, राइट? तो बीजापुर के सुल्तान से लड़के एक पोर्चुगीज कॉन्क्विस्टाडोर जिसको अगर मैं कहूँ, या पोर्चुगीज गवर्नर में जिसको कहूँ, जो वास्को डी गामा के बाद में आ रहे थे, एल्बुकर्की उनका नाम था। हैव यू, यस, हैव यू, no, Goa was not taken as a gift, please understand, Goa was not taken as a gift, Goa was conquered by Albuquerque, who was a Portuguese conquistador governor who was coming after Vasco da Gama। तो जब वास्को डी गामा आए, सॉरी वास्को डी गामा के बाद जब एल्बुकर्की आए, तो बात यह है कि गोवा को जीता गया। उसके बाद में एक बैटल ऑफ सवाली भी हुई थी, विच वाज बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड पोर्चुगीज, जिसमें ब्रिटिशर्स जीते थे। और उसके बाद में मुंबई को एक डाउरी की तरह पोर्चुगीज ने दिया था, बिकॉज चार्ल्स द सेकंड की शादी हो रही थी फ्रॉम कैथरीन, प्रिंसेस इसाबेला कैथरीन से, जो पोर्चुगीज की प्रिंस थी। बट वो तो सवाल मुंबई का था, तो चलो मुंबई वाज गिवन, बॉम्बे वाज गिवन टू ब्रिटिशर्स एंड बॉम्बे बिकेम इंडिपेंडेंट। बट पोर्चुगीज ऑलवेज हैड दैट थिंग इन माइंड। पोर्चुगीज का ये मानना था कि भैया गोवा हमको किसी ने दान में नहीं दिया है, गोवा को हमने इंडियन प्रिंसली स्टेट से जीता है, और ब्रिटिशर्स के प्रोटेक्टरेट रह के हम नहीं बसे हुए हैं, हम गोवा में बसे हुए थे अपने दम पर, अपने यू नो फ्रॉम आवर ओन एंटरप्राइजिंग मिशन। एंड हेंस द केस ऑफ पौंडीचेरी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ गोवा। Are you understanding this background? आपको ये बैकग्राउंड समझ में आ रहा है? Have you done? I hope you have done Portuguese का you know presence in India. ठीक है ना? You remember these facts? Battle of Savali was one such battle which was fought between Portuguese and East India Company. ठीक है? Portuguese conquest was there in Goa. ठीक है? इतना याद रखिएगा कि एक एल्बुकर्की करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने पोर्चुगीज गवर्नर थे, उन्होंने ठीक है गोवा को जीता था बीजापुर से। ठीक है? इनफैक्ट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सबसे फर्स्ट यूरोपियंस मॉडर्न इंडिया में कौन आ रहे हैं, इंडिया में सबसे पहले कौन आ रहे हैं, कौन आ रहे थे? Portuguese. Okay, the order of their arrival is Portuguese, Dutch, then British, and then French. Portuguese के बाद डच आते हैं, उसके बाद ब्रिटिश आते हैं, 1600 से ब्रिटिश आ रहे हैं, और 1664 से फ्रेंच आ रहे हैं, एंड पोर्चुगीज कम 1498, you already know that, right? इनफैक्ट अकबर के इबादत खाना डिबेट्स में एक फादर मॉन्सरेट हुआ करते थे, वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। तो फादर मॉन्सरेट जो थे, उनकी कई सारी पेंटिंग्स हैं अकबरनामा में, ठीक है, अबुल फजल ने उनकी काफ़ी पेंटिंग्स रखी हुई है। और पोर्चुगीज ये सारे पोर्चुगीज जेसुइट मिशनरीज होते थे जो अकबर के इबादत खाना डिबेट्स में भी रहते थे। तो इनका काफ़ी पुराना एक वो थॉट प्रोसेस था कि भैया इंडिया को तो एक्चुअली हमने जीता था, इंडिया पे कब्जा एक्चुअली हमने किया था, ब्रिटिशर्स तो बाद में आए, वो कहाँ के हैं, यू नो, एंड व्हाई शुड वी विकेट गोवा। सो दैट इज द बैकग्राउंड ऑफ इट। फ्रेंच पोजेशंस फ्रांस ने इंडिया के साथ नेगोशिएशंस के बाद 1954 में फ्रांस को दे दिया, सॉरी पौंडीचेरी को दे दिया, विथ अ राइडर दैट इट्स यूनिक कल्चर विल नॉट बी सब्ज्यूम्ड इनटू मद्रास प्रेसिडेंसी, या मद्रास का तमिलनाडु रीजन की पोर्चुगीज सॉरी की फ्रेंच की वजह से पौंडीचेरी, यनम, कराईकल, माहे। पौंडीचेरी इज नॉट जस्ट पौंडीचेरी, पौंडीचेरी के अलावा और भी छोटे छोटे जो एरियाज हैं जहाँ पर फ्रेंच रहा करते थे, पौंडीचेरी, कराईकल, यनम, माहे, इन सब जगहों पर जो फ्रेंच कल्चर डेवलप हुआ है उसको उसी प्रकार रखने के लिए इसे उन स्टेट्स में इंटीग्रेट नहीं किया जाएगा। एंड दैट इज द सिंपल रीजन दैट टुडे आल्सो पौंडीचेरी हैपेंस टू बी अ यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर। गोवा Portuguese refused to give to India in a simple what you call as negotiations. और Portuguese जो हैं particularly Portugal started going towards the help of other nations to internationalize the issue. Indian approach ये था कि हम peaceful dispute resolution intervention चाहें, but ऐसा Portugal नहीं चाहता था, वो internationalize करना चाहता था। जब तक in fact it's a very interesting thing that Portugal, although it was not part of the NATO at that point of time, this is the time period of 1960s, particularly before just after you know the time period of संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट, जैसे महाराष्ट्र मूवमेंट चल रहा था 1961 में ही, महाराष्ट्र मूवमेंट चल रहा था जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र जो दोनों बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आते थे, दोनों को सेपरेट करने की बात चल रही थी, और एक स्टेट यू नो स्टेटहुड की जिसको बोलते हैं प्रक्रिया चल रही थी। जैसे संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट की शुरुआत हो रही थी, गोवा में भी ये आवाज़ उठ रही थी कि गोवा को भी मुक्त किया जाए, बिकॉज गोवा में भी बहुत सारे मराठीज, दोज हु यूज्ड टू कॉल देमसेल्व्स एज कोंकणस्थ ब्राह्मण्स और कोंकणस्थ मराठीज, जो कोंकण के एरिया में रहते थे, जो वेस्टर्न घाट के एरिया में रहते थे, गोवा इज अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट इकोलॉजी, तो उनका भी ये मानना था कि गोवा जो है वो आज़ाद हो। दिस वॉज जस्ट बिफोर ऑल्सो योर इंडो चाइना वॉर. So Nehru decided to send troops into what you call as the present day territory of Goa. And after some protracted battle, Goa को विलय कर लिया गया by military action. ठीक है, Goa के गवर्नर जनरल, the Portuguese governor general surrendered without resistance, and that happened to be complete integration. So Goa's battle was just because of the legacy issue that we had with Portugal. ठीक है, Portugal ने although NATO में ये submit किया था, although it was not a part of NATO at that point of time, but you know that this was a time period of very high days of non-aligned movement. Non-aligned movement पर शुरू हुआ था, and we were divided into the worlds of communism and capitalism. एक तरफ USSR, एक तरफ USA, and in between all of that was happening. But then we could not save ourselves from the Chinese onslaught, and that is where the Indo-China war also comes up into the picture. Clear? सर आ से डिस्ट्रैक्शन हो रही है, कौन सा आ से, जो बैकग्राउंड का आ है या मेरा वाला आ?
मैं भी आया कर रहा हूँ, उससे हो रही है आपकी। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं, ठीक है, गुड रिक्वेस्ट। चलिए, एनीबडी एनी डाउट? इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। यस, एनीबडी एनी डाउट? एनीबडी एनी डाउट अभी तक? फाइन। अब जो टॉपिक है हमारे आगे, ठीक है, द टॉपिक्स दैट आर देयर नाउ, ट्राइबल इंटीग्रेशन, ओके, एंड द कमिंग अप ऑफ रीजनल इश्यूज, ठीक है। दीज इश्यूज are mostly covered and the other movement that is linguistic reorganizations of the states, okay? Official reorganization challenges, etc. Now I want your help in letting me know कि इसमें से आप लोगों ने कौन से इश्यूज कर लिए हैं। ट्राइबल इश्यूज आपने नहीं किए होंगे बिकॉज ट्राइबल इश्यूज और कहीं पे दिखाते नहीं है या पढ़ाते नहीं है, ठीक है। तो ट्राइबल इश्यूज तो मैं डील करूंगा। हैव यू डन लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, बिकॉज ये पॉलिटी में आता है। हैव यू डन? अगर नहीं किया तो फिर हम करेंगे, अगर किया है तो फिर मैं ऊपर ऊपर से डील करूंगा और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। हाउ सम ऑफ यू आर सेइंग यस सर एंड हाउ सम ऑफ यू आर सेइंग कि नो? पॉलिटी में नहीं हुआ है लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटी इज नॉट डन। नहीं, रिवाइज तो मैं करूंगा ही। सी, आई शुड नो कि क्या ये टॉपिक कभी नहीं हुआ है या कभी हुआ है और फिर मुझे करवाना है। आई शुड नो दैट, ठीक है ना, बिकॉज दिस इज नॉट अ टॉपिक ऑफ पर से हिस्ट्री, दिस इज अ टॉपिक ऑफ पॉलिटी, सो दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग। ओनली वन पिलर इज डन, हुआ है, ठीक है, एक बार तो हुआ है, ठीक है, दैट इज व्हाट आई शुड नो, ठीक है, कोई बात। बट ये टॉपिक नहीं हुआ है, पॉलिटी हो गया बट ये टॉपिक नहीं हुआ है, ठीक है। आप में से बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये भी टॉपिक नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। चलिए, तो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट करते हैं एंड ट्राइबल इंटीग्रेशन भी करते हैं। व्हिच टॉपिक डू यू वांट टू डू फर्स्ट? कौन सा टॉपिक पहले करना चाहेंगे आप लोग? ट्राइबल, 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 लेट अस डू ट्राइबल। व्हाई डू यू नीड टू से दैट देयर वाज ट्राइबल इंटीग्रेशन? ट्राइबल्स का अलग होना कब हुआ जो हम कहते हैं कि ट्राइबल इंटीग्रेशन हो रहा है? क्या ट्राइबल्स अलग से थे हमेशा? वर दे सेपरेट? वाज देयर एनी अदर ट्राइबल स्टेट इन इंडिया? क्या ब्रिटिशर्स ट्राइबल्स को अलग स्टेट दे चुके थे जिसको हमें इंटीग्रेट करना था? What was the issue out there with tribals that we study the tribal integration policy? Noise glitch. Noise का बहुत problem हो रहा है क्या आज? Actually, I can hear a buzzing sound in the studio, but I don't know if that is the sound that you are concerned with or कुछ और है. If it is tolerable, then please tolerate कर लीजिए. Otherwise, क्या ही कर सकते हैं? Sir, tribals हमेशा से ही अलग थे. उन लोगों को separate करके रखे थे. We should rather say tribal assimilation. Okay. Even at the time of British, tribals were separated. Okay. दूरदर्शन एंटीना वाली आवाज़ आ रही है। हाँ, मैं ट्राइबल इंटीग्रेशन की बात कर रहा था, ठीक है ना। अगर हो रहा है, टॉलरेट हो रहा है तो प्लीज़ आवाज़ को टॉलरेट कर लीजिए। वी हैव ऑलरेडी सीन इट। टेक्निकल ग्लिच तो नहीं है, बट यस आई कैन सी एंड हियर अ बजिंग साउंड इन द क्लास। कैन यू नेम मी अ ट्राइबल मूवमेंट दैट वाज देयर विद मॉडर्न इंडिया? मॉडर्न इंडिया से कोई ट्राइबल मूवमेंट आप मुझे बता सकते हैं? मॉडर्न इंडिया से कोई ट्राइबल मूवमेंट आप सब लोगों ने ट्राइबल मूवमेंट किए हुए? मुंडा, उलगुलन, भील, नाम, हाँ, मुंडा, संथाल मूवमेंट, संथाल रेबेलियन, गुड, गुड, कोल्स। Now remember those topics and tell me, was it directly related to 1947 struggle? Any of the tribal movement? किसी भी ट्राइबल मूवमेंट को याद करिए और मुझे बताइए कि क्या वो डायरेक्टली 1947 के स्ट्रगल को लीड करता था? Was Santals or Mundas, for example Munda Ulgulan 1899, Santhal 1856, were they directly fighting for India's independence? Then what were they fighting for? किसके लिए फाइट कर रहे थे? Can I say that they were fighting for their economic injustice? उन्हें उनके खेत से, उन्हें उनके एरिया से हटाकर टेनेंट बना दिया गया, उनके एरिया पर कैप्चर कर लिया गया, उनके एरिया पर मनी लेंडर्स भेज दिए गए, एंड दे बिकेम हेल्पलेस टेनेंट फार्मर्स इन देयर ओन लैंड व्हिच दे यूज्ड टू कॉल इट देयर होम्स फॉर जनरेशंस। उनके कल्चर पर हमला किया गया, देयर कल्चर वाज क्वेश्चनड, दे वर ट्राइंग टू बी प्रोसेलाइज्ड, उनके धर्म को परिवर्तित करने की कोशिश की गई। कैन आई से इट सेफली दैट दे वर फाइटिंग फॉर देयर ओन एग्जिस्टेंस? कैन आई से इट लाइक दैट सेफली? डू यू एग्री विद मी? राइट? सो दिस इज द होल प्रॉब्लम, दैट द इंटीग्रेशन ऑफ ट्राइबल कल्चर। एंड व्हेन आई आस्क्ड यू कि मुझे एक एग्जांपल बताइए कि जो ट्राइबल मूवमेंट है जो डायरेक्टली 47 के स्ट्रगल को लीड करता है। देयर इज वन ट्राइबल मूवमेंट दैट हैपेंड इन मणिपुर एंड इन नागालैंड, पर्टिकुलरली हिराकी कल्ट, जिसमें गाइदिन लियू पार्टिसिपेट कर रही थी इन दी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। शी वाज जेल्ड एंड शी वाज जेल्ड टिल द टाइम पीरियड ऑफ 1947. देयर वाज वन सच एग्जांपल ओनली. अदर देन दैट वी डोंट फाइंड एनी नोटेबल एग्जांपल्स. इज द रीजन दैट ट्राइबल्स रिमेन्ड इन देयर साइलोस? जब संथाल रेबेलियन हुआ या संथाल हूल हुआ, मुंडा उलगुलन हुआ, इन सबको खत्म करने के लिए ब्रिटिशर्स क्या करते थे? संथाल परगना दे दिया कि चलो भाई, अगर संथालियों ने आंदोलन किया तो उनको उनके राइट्स दे दो, उनको अपना जमीन दे दो, जंगल दे दो, एंड बी विद इट, फाइन, दैट इज व्हाट विल कीप देम सेपरेट, एंड दैट इज व्हाट विल कीप देम काम फॉर अ बिटर और फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड ऑफ टाइम. दिस इज व्हाट यूज्ड टू हैपन. कोई भी ट्राइबल मूवमेंट्स होते थे और फिर बाद में वापस वो ट्राइबल मूवमेंट्स के बारे में आप सुनते नहीं थे, ठीक है. अलग अलग जगहों पर ट्राइबल मूवमेंट्स हुए, कोल्स का ट्राइबल मूवमेंट हुआ, गोंडीज का हुआ, भील्स का हुआ महाराष्ट्र में, ओके, संथाल्स, मुंडास, ओरांस का हुआ छोटा नागपुर एरिया में. लेकिन ये सारे मूवमेंट्स एक बार हुए, उनको अपनी अपनी जगह दे दी गई, आपने अपने कुछ राइट्स डिफाइन कर दिए गए, आफ्टर दैट वी डोंट हियर अबाउट इट. दिस वाज वन प्रोसेस. द अदर प्रोसेस वाज कि इंडियन नेशनल मूवमेंट ने भी कहीं ना कहीं ट्राइबल्स को अलग रखा. एग्जाम्पल इज गांधीयन नेशनलिज्म. जब गांधीयन नेशनलिज्म आ रहा था, यानी कि गांधी की
मेन स्ट्रीम नेशनल पॉलिटिक्स चल रही थी, आपको याद होगा गांधी किस बात पे ज्यादा तवज्जो देते थे? 2 और 3 थिंग्स दैट ही यूज्ड टू टॉक अ लॉट दैट डायरेक्टली यूज्ड टू वर्क अगेंस्ट ट्राइबल्स। सबसे पहले वो बोलते थे, याद है, टेम्परेंस। व्हाट इज टेम्परेंस? टेम्परेंस के बारे में बोलते थे गांधी। He used to talk about temperance. In fact, that was one of the most important part of his non-cooperation movement. What is temperance? Temperance क्या है? Yes, please. शराबबंदी। टेम्परेंस का मतलब होता है शराबबंदी। गांधी पिकेटिंग ऑफ लिकर शॉप्स को सबसे इंपॉर्टेंट मानते थे। अगर आप 11 पॉइंट एजेंडा देखें गांधी का इन योर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वन ऑफ द एजेंडा इज टेम्परेंस, जो उन्होंने इरविन को सौंपा था। एंड द सेकंड वाज अडियरेंस टू वेजिटेरियनिज्म। गांधी जी क्या बोलते थे? वेज खाओ, वेज खाओ। नाउ टेल मी, विल अ ट्राइबल पर्सन feel included or excluded with such kind of Gandhian movement? Yes, please. Will a tribal person feel included or excluded? This is automatic exclusion because manufacturing or making of alcohol is very integral to a tribal culture. जितने भी tribes हैं इंडिया के, और इंडिया के छोड़ो बाकी जगहों के भी tribes हैं, making of alcohol, homemade distilleries are the most important part of the tribal culture. ठीक है, उनके tribal culture का सबसे important part है. And of course they can't sustain themselves through vegetarian diet. ठीक है, उनकी diet जो है agriculture plus animal husbandry से आती है. So they also have a non-vegetarian palate. ठीक है, अब अगर आप इसी पर अपना मेन नेशनल एजेंडा चला रहे हैं, ओके, यू आर बाउंड टू गेट एक्सक्लूडेड. सो दूसरा तो ये भी था कि नेशनल मूवमेंट उनको एक्सक्लूड कर रही थी कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से. इसका ये मतलब नहीं है that they were not working for the benefit of nation or they didn't want a nation to themselves, but they remained aloof. And the third thing was tribal lifestyle itself. ट्राइबल लाइफस्टाइल किसी ने कहा कि सर असिमिलेशन होना चाहिए, इंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए. नहीं दोस्तों, इंटीग्रेशन होना चाहिए. इंटीग्रेशन इज व्हाट? इंटीग्रेशन इज द कंसेप्ट ऑफ यूनाइटिंग बाय नॉट लूजिंग योर इंडिविजुअल कैरेक्टर. मान लीजिए मैंने ब्लू पहना हुआ है, आपने रेड पहना हुआ है, किसी ने येलो पहना हुआ है. अगर मैं एसिमिलेट रहूंगा या अगर हम लोग सब एसिमिलेट होंगे तो ना मेरा ब्लू बचेगा, ना आपका रेड बचेगा, ना आपका येलो बचेगा, कुछ नया कलर बन जाएगा. उसको बोलते हैं एसिमिलेशन, मिक्स हो जाना. इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि भैया मैं अपना ब्लू रखते हुए, मैं अपने कैरेक्टर रखते हुए आपके साथ इंटीग्रेट हो रहा हूं, एक बन रहा हूं. दैट इज इंटीग्रेशन. वी डिजायर इंटीग्रेशन, वी डोंट डिजायर एसिमिलेशन वेयर एवरीबॉडी लूजेस देयर ओन इंडिविजुअल कैरेक्टर इन द नेम ऑफ यूनिटी. मोनोलिथ सोसाइटी इंडिया की नहीं है. इंडिया की सोसाइटी जो है वो डाइवर्स सोसाइटी है, कल्चरल लाइंस में, लिंग्विस्टिक लाइंस में, रिलीजियस लाइंस में, एंड वी सेलिब्रेट दिस. अदरवाइज वी कांट say that unity in diversity वाला concept. Okay, so that is the reason that we want कि tribals की अपनी alternate lifestyle रहते हुए भी वो nation के process में integrate कैसे हों, इसलिए आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो. For example, tribals की alternate lifestyle क्या थी? क्या tribals के पास private property का concept था? Were they having private property concept? Yes, please. No, they did not have a concept of private property. They had a concept of communal properties. This is not heard of. ठीक है ना? हमारे सोसाइटी में या अगर मैं कहूँ modern day capitalist society में having a communal property is not desired. क्योंकि अगर private property नहीं होगी तो आप टैक्स कैसे करेंगे? So they had the concept of communal properties. They had the concept of shifting cultivation, right? They had the concept of alternate lifestyle, living pattern. Some tribes, particularly the tribes of Garo, Khasi and Jantai, Khasi tribes particularly matriarchy follow करती है, पता है आपको? This is a very interesting feature. जहाँ पर आप खासी tribes को जाकर देखेंगे जो हमारे मेघालय में है, वहाँ के लोग matriarchy practice करते हैं. I would rather like to say that it's most evolved also. ज़्यादातर इंडिया में क्या होता है, आप शादी करते हैं, जो डॉटर होती है, जो डॉटर इन लॉ होती है, वो मतलब जो ब्राइड होती है वो ग्रूम के घर में जाती है, राइट? बट खासीज में ऐसा नहीं होता है. खासीज में जो दूल्हे होते हैं, जो ग्रूम होते हैं, वो ब्राइड के घर जाते हैं. दैट इज एन ऑल्टरनेट इमेजिनेशन ऑफ लाइफस्टाइल एंड रादर इवॉल्व्ड वन. सो ऑल्टरनेट लाइफ, लिविंग पैटर्न, कम्युनिटी स्ट्रक्चर, ये सब कुछ रखते हुए, इनकी इंटीग्रेटेड, इनकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हुए, ओके, उन्हें इंटीग्रेट कैसे किया जाए, सोसाइटी मेन स्ट्रीम का पार्ट कैसे बनाया जाए. दैट इज द मेन आइडिया ऑफ ट्राइबल इंटीग्रेशन. इस पे सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया जो था वो नेहरू का आया था. अगेन दिस इज योर कॉम्प्लेक्सिटी. यही चीज़ अभी मैंने आपको बताया कि चैलेंजेस सिर्फ लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री, ऑल्टरनेट लाइफस्टाइल से नहीं, और बहुत कुछ चैलेंजेस. सो कुछ अप्रोचेस हैं कि एक तो अप्रोच है कि भैया ट्राइब्स जैसे उन्हें वैसे रहने दो, दूर से देखो, जैसा कि हमारे सेंटिनलीज आइलैंड में हो रहा है. सेंटिनलीज आइलैंड में वी हैव प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड से ट्राइब्स रहे हैं वहाँ पे, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलोज व्हाट यू कॉल एज आइज ऑन हैंड्स ऑफ अप्रोच. कि हम देखते हैं कि हाँ वो है वहाँ पर, बट वी नेवर गो एंड इंटरवीन, वी नेवर सेंड आवर पीपल, वी नेवर सेंड एनी सिक्योरिटी, दे डोंट हैव आधार कार्ड, दे डोंट हैव वोटिंग कार्ड, दे डोंट हैव एनीथिंग. वो इंडियन स्टेट के प्रैक्टिकली पार्ट नहीं है, बट इंडिया में ही है, एंड वी लीव देम. दिस इज फर्स्ट अप्रोच कि उनके वे ऑफ लाइफ को प्रिजर्व करिए, जैसा था वैसा रहने दीजिए, उन्हें अनटच्ड रखिए. अनटच्ड. हैव यू हर्ड अबाउट सेंटिनलीज? सेंटिनलीज के बारे में आपने देखा है, जाना है? हैव यू हर्ड अबाउट देम? जानते हैं आप सेंटिनलीज ट्राइब्स को? यस प्लीज. कुछ दिन पहले न्यूज़ में थे, कुछ साल पहले एक्चुअली वो न्यूज़ में थे. अमेरिका के एक मिशनरी थे और वो चले गए थे सेंटिनलीज ट्राइब में, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में, एंड इट सो हैपेंड इट्स अ प्रोहिबिटेड एरिया एंड ही पेड सम फिशरमैन टू ड्रॉप हिम. फिर वहाँ के ट्राइब ने क्या किया कि दे किल्ड हिम ऑल्सो एंड दे बरीड हिज बॉडी देयर. वहीं पे बाहर जाके उन्होंने बॉडी बरी कर दी एंड दे रिफ्यूज्ड टू इवन गिव द बॉडी, सो ऑन सो फोर्थ. एक्चुअली ही वेंट देयर टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी. दैट इज व्हाट हिज लास्ट वीडियो वाज, एंड दिस वाज a very sad but a very funny thing that happened. So we have left them according to the first approach. नहीं छुआ है तो नहीं छुएंगे, जाने दो. Second approach, assimilate tribes into mainstream rapidly. कि उन्हें assimilate कर दो. Look at the word assimilate. So they should be assimilated. Their individual characters रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो it's much better. Embrace the disappearance of tribal way of life and their progress. What do you think is a better approach? आपको क्या लगता है कि better approach क्या है, सही approach क्या है?
फर्स्ट अप्रोच, सेकंड अप्रोच, फर्स्ट वन। क्यों आपको लगता है कि दोनों में से अप्रोच एक सही है? मुझे तो दोनों ही खराब लग रहे हैं। आई डोंट लाइक आइदर ऑफ देम। ठीक है, बुद्ध को याद करिए, मध्यम मार्ग को याद करिए। आपने एंशेंट हो गया, एंशेंट हो गया। हैव यू हर्ड अबाउट मध्यम मार्ग ऑफ बुद्धा? बुद्धा बोलते थे ना मिडिल पाथ, है ना? डोंट यू थिंक दैट वी कैन हैव अ मिडिल पाथ? एंड नेहरू चूज दैट आइडिया। ठीक है, हाँ बाहर से जो आवाज़ आ रही है, मैं क्या करूँ, आज बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है स्टूडियो में। बगल में क्लास चल रही है पंजाबी लिटरेचर की, तो वो भी पढ़ लीजिए थोड़ा थोड़ा। ठीक है, they must be integrated, cannot go with either of. See, this is what you have to take a decision. This is what being a administrator is, right? That you have to make these decisions on a daily basis. तो dilemmas होते हैं लाइफ के, and this is one such dilemma. So first approach, second approach, दोनों में ही problems हैं. First approach इन्हें museum species बना सकता है. Second approach में there is a risk of losing tribal and social cultural identity. And of course we should ask them. बिल्कुल अब बात सही है, but understand कि जब देश आज़ाद हो रहा था, literacy is not that very common in India, and hence it created problem. Now I want to introduce you to a person who happened to be the first tribal advisor of independent India. Independent India के सबसे पहले tribal advisor थे ये. And actually he shaped our approach. It was not even Nehru who did that. But Nehru took the help of this person who shaped the tribal approach of India. Anybody, any guess who is he? जो लोग एंथ्रो लेते हैं उनको ये आदमी के नाम, इनके बारे में पता है? Have you heard about this person? इनके बारे में पता है आपको? Verrier Elwin, a marvelous personality, I would rather say. If you see his life story, रामचंद्र गुहा ने इनके ऊपर एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, बायोग्राफी लिखी है Verrier Elwin की. It's a marvelous story. He's a British, spends 30 odd year in a tribal community in मध्य प्रदेश. गोंडीज के साथ ही रहे थे, गोंड ट्राइबल्स के साथ 30 साल इन्होंने गुजारा. He himself became the part of the tribal community. He married within that tribal community, had children, and then he, was given a chance to become the tribal advisor to Prime Minister Nehru after we got independence. और हमारी जो ट्राइबल पंचशील इसके बाद में आई, जो इसके बाद में ट्राइबल पंचशील आती है, इट इज बिकॉज ऑफ Verrier Elwin, राइट? सो नॉट द फर्स्ट अप्रोच, नॉट द सेकंड अप्रोच, बट गोइंग समवेयर इन बिटवीन, दैट इनके आइडेंटिटी इंटेग्रिटी रखते हुए इन्हें असिमिलेट करना. ऐसा ना हो कि इनकी आइडेंटिटी और इनके कल्चर में को प्रिजर्व करने के चक्कर में उन्हें मेन स्ट्रीम के कोई फायदे ना मिले. मेन स्ट्रीम का फायदा क्या होता है? फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ न्यू लैंग्वेजेस, स्टडी ऑफ न्यू वोकेशंस. आपको एग्रीकल्चर, आपको सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आनी चाहिए. यू शुड गेट अ चांस टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट. यू शुड गेट अ चांस टू टेक डिसीजंस फॉर योरसेल्फ. आपके पंचायत भी इंडिपेंडेंट हो, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप स्टेट का पार्ट हो, और स्टेट की पॉलिसीज आपके लिए या स्टेट के पैसे जो आएंगे वो आपके लिए हो. फॉर एग्जाम्पल आप सब लोगों ने पॉलिटी किया हुआ है, एंड यू नो अबाउट पीसा, राइट? व्हाट इज पीसा? प्रोविजन फॉर एक्सटेंशन ऑफ, yes please, panchayats in scheduled areas, right? So PISA is an example for the medium approach or the middle approach for the betterment of tribals. ठीक है? So you have the new approach or the new integration that इनकी distinct, इनकी identity retain करते हुए tribals had to progress in their life, so they had to be integrated with their lives. तो इसी की वजह से इन्होंने एक ट्राइबल पंचशील पॉलिसी शुरू कर दी. ठीक है, बट लार्जली यू शुड रिमेंबर Verrier Elwin फॉर दैट. So for example, tribal should be allowed to progress according to their own genius. मतलब उनके अपने हिसाब से उन्हें प्रोग्रेस किया जाना चाहिए विदाउट एक्सटर्नल इंपोजिशन. दूसरा, उनके लैंग्वेज को प्रिजर्व करिए. तीसरा, फॉरेस्ट लैंड राइट्स को मुकम्मल तौर पर दिया जाना चाहिए. फॉरेस्ट लैंड राइट शुड बी गिवन टू देम. ब्रिटिशर्स सबसे पहले फॉरेस्ट्स को कैप्चर कर चुके थे. देयर वर मेनी फॉरेस्ट लेजिस्लेशंस कमिंग अप फ्रॉम 1860s. 1860 से बहुत सारे फॉरेस्ट लेजिस्लेशंस आने शुरू हो गए थे. क्यों? एनीबॉडी, एनी थॉट एंड आइडिया, ऐसा क्यों हो रहा था? Yes please. Not drain of wealth. Not drain of wealth. 1860s में फॉरेस्ट एक्ट्स आने शुरू हो गए थे. क्यों? आप लोगों ने मॉडर्न इंडिया किया हुआ है, बताइए. ब्रिटिशर्स फॉरेस्ट पे कैप्चर क्यों करना चाहते थे? व्हाई दे वांटेड टू कैप्चर फॉरेस्ट्स? व्हेन इज द फर्स्ट रेलवे कमिंग अप? व्हेन इज द फर्स्ट रेलवे कमिंग अप? सबसे पहला रेलवे कब आ रहा है? 1853. रेलवे के लिए क्या चाहिए? लकड़ी. लकड़ी कहाँ मिलेगी? फॉरेस्ट में. सबसे पहला फॉरेस्ट लेजिस्लेशन 1860 में. सिंपल. यस प्लीज. एबल टू कोरिलेट? So for the first time with tribal Panchsheel, we tried to free the forest for our tribals because forest उनकी जगह थी, forest उनका घर था, forest उनकी संपत्ति थी जिसपे वो जिंदा रहते थे. So now we categorized it into minor forest produce, major forest produce. अब हम लोगों ने categorize कर दिया है. हालांकि ये डिबेट अभी भी चल रहा है, आप इस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि क्या ट्राइबल्स का मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे हक नहीं है क्या? कभी बीच में यूपीएससी ने मेजर और माइनर मिनरल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि मेजर और माइनर मिनरल्स क्या होते हैं, है ना? तो उसी तरीके से मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक बार देख लीजिएगा कि क्या क्या होते हैं. एंड आज ट्राइबल्स को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर हक मिला हुआ है, लेकिन मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर हक नहीं है. ठीक है, दैट इज स्टिल अवे फ्रॉम देम. सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्राइबल पंचशील एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये दोनों
I think self-explanatory है because we have done polity. तो आपको पता है कि tribal administration under 6th schedule has been given to most of our tribal areas. ठीक है, Assam, Meghalaya, Mizoram, ठीक है, these areas have been given a lot of free hand in tribal administration. Particularly 6th schedule is geared up for that. Article 338, 338A, there has been a National Commission for Scheduled Tribes, particularly for listing of the scheduled tribes and for getting their grievances. So we have given some of our rights. और जो अभी recently acts के फॉर्म पे आता है, Forest Right Act के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों. महाराष्ट्र हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट राइट एक्ट के खिलाफ केसेस दर्ज हुए हैं कि भैया हमें फॉरेस्ट राइट एक्ट के हिसाब से जगहें जमीन नहीं मिल रही हैं. महाराष्ट्र इज नंबर 1 इन दैट लिटिगेशन. ठीक है, फाइंड आउट द रीजन व्हाई ऐसा क्यों हो रहा है. दीस आर ऑल पार्ट्स ऑफ योर करंट अफेयर्स. ठीक है, ऐसे आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करना है, देखना है कि व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज दे डू आस्क करंट अफेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ योर सिलेबस. जो सिलेबस है उसी पे से घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछेंगे. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि फॉरेस्ट राइट एक्ट का नोडल मिनिस्ट्री कौन सा है, कौन सी मिनिस्ट्री फॉरेस्ट राइट एक्ट को इंप्लीमेंट करती है, व्हिच मिनिस्ट्री डज इट. ये पास्ट ईयर क्वेश्चन है. यस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है ना. बहुत सारे लोगों ने यही मार्क किया था क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट है तो एनवायरमेंट ऑफ फॉरेस्ट ही करेगी है ना, और कौन करेगा. बट वो यूपीएससी है इसलिए वो ऐसे क्वेश्चन पूछती है. मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एज द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट यू कॉल एज ट्राइबल इंटीग्रेशन. आई विल skip all these parts. ये सब आपके पार्ट्स हुए हैं so I don't need to repeat it है ना. yes please, all of this is the part of your polity, right? yes please. yes, polity नहीं हुआ है ना. you can write this answer again. okay. so nothing much but I would suggest you that please do a good thorough reading of 6th schedule. अगर मैं आपसे पूछूं how 6th schedule is different from 5th schedule, 5th schedule और 6th schedule में difference क्या है. who has more powers in 6th schedule, is it governor or is it president? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल कौन से शेड्यूल में आता है. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं. ओके, सो डू अ थरो रीडिंग. इन 6th शेड्यूल गवर्नर हैज मोर पावर. यस, गवर्नर हैज मोर वेरी वाइड स्प्रेड पावर्स. सर टॉपिक नहीं हुआ है, टॉपिक नहीं हुआ है पॉलिटी. आपने तो बोला हो गया है. पॉलिटी इज नॉट डन. कुछ लोग बोलते हैं हुआ है सर, कुछ लोग बोलते हैं नहीं हुआ है सर. क्या ही बताओ सर, आधा नहीं. क्या ही, अच्छा स्पेसिफिकली नहीं, मैं क्या ही बताएं सर. कोई बात नहीं. अच्छा, ये सारे जो आर्टिकल्स हैं 243D 233D ये सारे पंचायत के आर्टिकल्स हैं. ठीक है ना, हमारे पंचायती राज के आर्टिकल्स हैं. so those articles are there. I told you about 338A ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल. 338A is setting up of special committees. ठीक है, particularly the National Commission of Scheduled Tribes. जैसा कि एक नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स है ना, एक नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स हैं, एक नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं एंड ओबीसीज हैं. ठीक है, उसी तरीके से आर्टिकल 338 है. ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल इज बेसिकली फ्रॉम द 6th शेड्यूल दैट helps is one of the most important constitutional authorities and constitutional bodies जो ट्राइबल्स के बारे में एडवाइजरी देने का काम करते हैं, particularly to the state legislatures. ठीक है, so that is the idea behind it. आज की कुछ प्रॉब्लम्स ट्राइब्स की जो होती हैं वही प्रॉब्लम्स यहाँ पर भी लिखी हुई है. ओके, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर करंट अफेयर्स. तो ये वाला याद मत करिएगा, दिस इज अ स्टैटिक थिंग. ठीक है, आज के ट्राइबल्स का अपना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल मिनरल मोबिलाइजेशन. मान लीजिए कि नियामगिरी हिल्स है उड़ीसा में, इट इज ऑक्यूपाइड बाय वन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ट्राइबल्स, कोंडीज ट्राइबल्स. अब अगर वहाँ पर बॉक्साइट की माइनिंग हो रही है and their area is being uprooted, that is a problem for them, that is a challenge faced by them. ठीक है, ineffective fund location, divergence in policies etc. ये सब आप हर जगह चिपका सकते हैं, लेकिन जो करंट में चल रहा होगा वो आपको बताना है, वो आपको लिखना है. ठीक है, so always look for current affairs in this. problem faced by tribals is your current affair का policies. don't keep on writing ये रटा हुआ टॉपिक्स. अगर आप ये लिखेंगे तो मार्क्स उतना नहीं मिलेगा. जो प्रेजेंट का इशू है वो, फॉर एग्जांपल यस मणिपुर इशू, ट्राइबल आइडेंटिटी इन यूसीसी, बिल्कुल सही. these are some of the most important issues. तो आप इसके ऊपर लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा. ठीक है, ओके गुड. आई एम हैप्पी दैट यू आर फॉलोइंग दैट. Education is indeed a challenge. Can you tell me a school chain which government of India has opened in the tribal areas, particularly geared towards the propagation of education among tribals? बता सकते हैं? एकलव्य स्कूल मॉडल स्कूल्स. यस, एकलव्य मॉडल स्कूल्स, बिल्कुल सही. ओके, सो थिंग्स लाइक दैट. लैंड ट्रांसफर्स, वायलेशंस, एलियनेशन, जस्टिस डिनाइड टू अनफेवरेबिलिटी ऑफ लॉज. फॉर एग्जांपल मैंने आपको फॉरेस्ट लॉज का एग्जांपल दिया कि कैसे फॉरेस्ट लॉज के खिलाफ बहुत सारे लिटिगेशंस महाराष्ट्र में चल रहे हैं एक्सेट्रा. सो यू कैन जस्ट मेंशन ऑल ऑफ दैट एंड प्रेजेंट इट as your answer. So this is basically it. And positive developments we have already done. इसमें ना examples दे दीजिएगा, सब में examples होने चाहिए. ठीक है, otherwise not a good बस ये लिख के और कुछ नहीं होता है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आर्ट एंड क्राफ्ट मिला है, या मान लीजिए हाँ, डू यू नो अबाउट ट्राइफेड? व्हाट इज ट्राइफेड? ट्राइफेड किसकी ऑर्गेनाइजेशन है? डू यू नो अबाउट इट? डू यू नो अबाउट हुनर हाट? यस प्लीज. प्रमोटिंग ट्राइबल गुड्स, प्रोडक्टिंग ट्राइबल फेडरेशन. यस, ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल्स आपको देने अच्छे वाले में. ठीक है, so that you can write a better answer. Fine. Tribals in Northeast is not a separate topic as such, but tribals in Northeast has, sir, recently PM has launched the scheme. Yes. Is not a particular different topic as such, but there are some issues with respect to tribals in the Northeast. The biggest issue that you saw this year and which will come in some form or the other in exam
is Manipur issue. What was the issue in Manipur? What was the issue in Manipur? Kuki and Meiteis clash. Why were they clashing? Why were they clashing? Reservation. किसको reservation? Which community? Reservation for Meiteis, Meitei groups. ठीक है, Meiteis who are Vaishnavite Hindus. Although Meiteis are considered as mainly a tribal Hindu society which has reservation at all India level, but they wanted reservation at state level. Now that presented a unique situation because state में Meiteis are dominant. They are the most high population in state of Manipur. But that is the thing that जो community dominant है state में उसको उसी state में reservation कैसे मिलेगा? That's the thing. For example, Maratha communities in Maharashtra. Now, Maratha communities in Maharashtra are dominant and yet they are demanding for reservation. It's the same thing like that. Okay, but there were positions and there were facts and counterfacts. Meiteis people said that Kukis have, although they are less in population, they have more state employment because they have got reservation, and Meiteis because they are more in population, they have not got any kind of reservation, etc. And the dichotomy between hill and plain area, कि मणिपुर के hill area में Kukis रहते हैं और plain area में Meiteis रहते हैं, and there is a segregation among them. Also understand that Kukis are traditionally outside the realm of the larger Hindu culture, and they were more closer to the Naga belt or to the Naga culture of Nagaland and Arunachal areas, whereas the Meiteis were considered as the proselytized people, the local tribals who were converted into Vaishnavism and were living there. So ये सारे concepts हैं, ये सारे problems हैं. अब इस topic में यही सबसे important चीज़ है आपके लिए और कुछ भी नहीं है इस साल, ठीक है? So try and read a bit much about it and read it with 6th schedule. ये आपका पूरा का पूरा polity का issue है. So try and read it with 6th schedule and try and read it in local issues. Sir बहुत slow हो रहा है. First time getting sleep. Okay, ठीक है. अब हम आगे करने वाले हैं linguistic formations, ठीक है? Linguistic groups or reorganization of states, ठीक है? So take a break of 10 minutes and after that we'll resume the class, ठीक है? तब तक थोड़ा सो जाइए आप लोग, है ना? क्लास ठंडी हो गई है. 10 मिनट का ब्रेक लीजिए. Okay, have a cup of tea and we'll come to it. स्पीड में करा दूँ? ठीक है, चलो यार स्पीड में करा दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है.